रीजन है क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है इस वजह से। ठीक है, चलिएगा आप सभी एक बार आ जाओ फटाफट से, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, कहाँ पर लास्ट टाइम थे एक बार मुझे बता दो, कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम? क्या वो बोर्ड को एक मिनट रुकिएगा। यूपी के फसल महोत्सव। ठीक है, फसल महोत्सव जैसे बताते हुए चलेंगे। पान महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है यूपी में? पान महोत्सव, अमरूद महोत्सव, अमरूद महोत्सव, आंवला महोत्सव, आंवला महोत्सव, आम महोत्सव, आम महोत्सव, कटहल महोत्सव, कटहल महोत्सव, कौन सा कटहल महोत्सव? ठीक है, कटहल महोत्सव। अच्छा, मैं आपकी क्लास रिकॉर्डेड देखता हूँ। ठीक है मेरे भाई, रिकॉर्डेड देखो कैसे भी देखो। ठीक है, इसके अलावा सकरकंदी महोत्सव, सुनहरी महोत्सव, सकरकंदी, एक मिनट रुकिए, और सुनहरी महोत्सव, सुनहरी महोत्सव। इसके अलावा काला काला नमक महोत्सव, काला नमक महोत्सव। फटाफट से बताओ ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? ठीक, ये कहाँ कहाँ पर मनाए जाते हैं? देखो अगर मैं बात करूँ आपसे, एक महोत्सव आता है हमारे पास कटहल महोत्सव, ये इटावा का महोत्सव है, कटहल इटावा। ठीक है, उसके बाद आता है पान महोत्सव, ये है महोबा का। कहाँ का? महोबा का है पान महोत्सव। उसके बाद आता है हमारे पास अमरूद महोत्सव, ये है प्रयागराज का। उसका आता है आंवला महोत्सव, ये है हमारे पास प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़। उसके बाद आता है हमारे पास सुनहरी और सकरकंदी महोत्सव, ये है गोरखपुर, गोरखपुर। और काला नमक जो है कहाँ का? सिद्धार्थनगर, ये कहाँ का? सिद्धार्थनगर का काला नमक, सिद्धार्थनगर। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा होगा आम महोत्सव, ये स्टेट है, ये जिला है हमारे पास लखनऊ, हमारी कैपिटल, यहाँ का है आम महोत्सव। ठीक है, ये है फसल महोत्सव जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन से फसल महोत्सव है? कटहल महोत्सव इटावा, पान महोत्सव हमारे पास महोबा का, अमरूद महोत्सव प्रयागराज में मनाया जाता है, इसके अलावा आंवला महोत्सव प्रतापगढ़ में, सुनहरी और सकरकंदी महोत्सव गोरखपुर के है, काला नमक महोत्सव सिद्धार्थनगर और आम महोत्सव जो है वो लखनऊ का है। ठीक है, ये महोत्सव और उत्सव वाला पार्ट होता है हमारे पास कंप्लीट यूपीजी के वाला। सॉरी, एक बार इसे नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे आज का, एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़े, अगला चैप्टर हेडिंग डालेंगे आप यूपी की झीलें, लेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की झील। उत्तर प्रदेश की झीलों से पहले हम एक चैप्टर कवर करते हैं, यूपी का भौतिक विभाजन, वो ज्यादा जरूरी है, उससे आपका बेस तैयार होगा। भौतिक विभाजन ऑफ यूपी। फिजिकल डिवीजन, आज क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, बताया था ना दिल्ली निकलना है ना किसी काम की वजह से, तो आज आपकी क्लास जो थोड़ी छोटी है, तो फटाफट मैं आपको डिवीजन बता देता हूँ, और इसके बाद जो चीज है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ना। चलिएगा, फिजिकल डिवीजन, उत्तर प्रदेश को निम्न पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट? सबसे पहला ऊपर वाला हिस्सा आता है, इसे कहते हैं भावर क्षेत्र, ऊपर वाला हिस्सा भावर क्षेत्र, समझाऊंगा बाद में, पहले समझो कौन कौन से पार्ट है। यह है यूपी का भावर क्षेत्र, सबसे नदन पार्ट। उसके बाद आता है यूपी का सेकंड पार्ट, इसे कहते हैं यूपी का तराई क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूपी का तराई क्षेत्र। उसके बाद आता है हमारे पास
अगला हमारे पास हिस्सा आता है, इसे कहते हैं मैदान, गंगा यमुना का मैदान। ये पूरा पार्ट गंगा यमुना का मैदान है। गंगा यमुना का मैदान है ना। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास लास्ट वाला पार्ट, दो पार्टों में डिवाइडेड है। ये वाला है बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड का पठार इस तरीके से, और ये हमारे पास है बुंदेलखंड प्लेटू, और ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास ये है बघेलखंड प्लेटू। ये कौन सा, ये बघेलखंड प्लेटू ये रहा। ठीक है, तो यूपी दो भागों में, यूपी कितने भागों में डिवाइडेड है, भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मैदान और प्लेटू यानी पठार, प्लेटू यानी पठार। ठीक है, तो एक बार देखिएगा, सबसे पहला आता है भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र। सेकंड पर आता है हमारे पास तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। फिर आता है गंगा यमुना का दुआब, गंगा यमुना दुआब, या फिर आप इसे कहते हैं मैदान, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद बघेलखंड प्लेटू, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेटू। ठीक है, तो आप एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे, उत्तर प्रदेश को निम्न पार्टों में बांटा गया है, यूपी को निम्न चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से चार पार्ट है, सबसे पहला आता है हमारे पास भावर क्षेत्र, पहला कौन सा, पहला भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र। सेकंड पर आता है हमारे पास तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। सेकंड पर आता है हमारे पास मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। फोर्थ पर आता है हमारे पास पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। और पठारी क्षेत्र में भी दो पठार आते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार। ठीक है, क्लियर है। एक डेली क्लास लिया करो नसाची। अभी एक मिनट तुझे ब्लॉक करवाता हूं, पहले एक मिनट रुक जा, क्लास ऑफ रहती है। उसके अलावा आपकी कौन सी क्लास ऑफ हुई बताओ, किस दिन ऑफ हुई। क्लियर है, यहां तक की चीजों को एक बार नोट डाउन करो। कोई भी नदी है किसी पर्वत से, किसी पठार से निकलती है इस तरीके से, और उत्तर प्रदेश में हिमालयी नदियों का ज्यादा विस्तार है। अब जब ये नदियां निकलती हैं किसी पर्वत से, तो इस तरीके से निकलती हैं और अपने संग बड़े बड़े पत्थर लेकर आती हैं। क्या लेकर आती हैं, अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर आती हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये होता क्या है, अब होता है जैसे जैसे नदियां आगे बढ़ती हैं इन पत्थरों को ढकेलने में सक्षम नहीं होती हैं, तो क्या करती हैं, पत्थरों को छोड़कर उनके अंदर से बहना स्टार्ट कर देती है कुछ इस तरीके से। इन पत्थरों को तो छोड़ देंगी, अब इनके अंदर से बहना स्टार्ट कर देंगी और नदियां दिखाई देना बंद हो जाएंगी, पानी दिखाई देना बंद हो जाएगा, अंदर से बहेगा, पानी दिखाई नहीं देगा। जहां से नदियां दिखाई देना बंद हो जाती हैं उसी क्षेत्र को कहते हैं भावर क्षेत्र। क्या कहते हैं, भावर क्षेत्र। ठीक है, और भावर क्षेत्र के बाद जैसे नदियां बाहर आती हैं तो अपने साथ बहुत ज्यादा गाद मलबा बाहर लेकर आती है, दलदली क्षेत्र बनता है, और इसी दलदली क्षेत्र को कहा जाता है तराई क्षेत्र। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है तराई क्षेत्र। जैसे नदियां इस भावर क्षेत्र से बाहर आती है, इन पत्थरों से जैसे दिखना स्टार्ट होती है उसे तराई क्षेत्र बोला जाता है। और जैसे तराई क्षेत्र के बाद नदियां आगे क्यों बढ़ती हैं तो वो किसका निर्माण करती है, वो मैदानों का निर्माण करती है, इसका मैदानों का निर्माण करती है। तो कैसे कैसे पार्ट बनते हैं, सबसे पहले नदियां जो है किसी पर्वत से निकलेंगी, है ना, निकलेंगी तो वो मोटे मोटे पत्थरों को तोड़कर लेकर आएंगे, क्योंकि पर्वत से निकल रही है, पर्वत में पत्थर है ना, उन्हें तोड़कर लेकर आएंगे। लेकिन जब इनमें क्षमता नहीं बचेगी कि इन्हें अपने साथ ढकेल सके, शुरू धुआं पड़ेगा, तो इन्हें छोड़कर इनके अंदर से बहना स्टार्ट कर देंगी और ये नदियां दिखाई देना बंद हो जाएंगी। जहां पर नदियां दिखाई देना बंद हो जाती है उसी को भावर क्षेत्र कहते हैं। और जैसे भावर क्षेत्र से नदियां बाहर निकलती हैं, दलदली क्षेत्र बनाती है पानी का, उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। और तराई क्षेत्र से जैसे आगे नदियां बढ़ती हैं तो मैदानों का निर्माण करती है, इसका मैदानों का निर्माण करती है। तो एक बार इनके बारे में लिखिएगा, सबसे पहले पॉइंट बना के लिखेंगे भावर क्षेत्र क्या होता है, हेडिंग डालिए भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र। आप लिखिए नदियां पर्वतों से नदियां पर्वतों से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर लाती हैं। जब उन्हें ढकेल नहीं पाती हैं, नहीं पाती हैं, तो उनके अंदर से बहना शुरू कर देती हैं, कर देती हैं और दिखाई देना बंद हो जाती हैं, दिखाई देना बंद हो जाती हैं, जिसे भावर क्षेत्र कहा जाता है, भावर क्षेत्र कहा जाता है। सेकंड आता है हमारे पास तराई क्षेत्र, हेडिंग डालेंगे तराई क्षेत्र। पहला पॉइंट बना के लिखेंगे फर्स्ट, जब नदियां भावर क्षेत्र से बाहर आती हैं, भावर क्षेत्र से बाहर आती हैं तो बड़ी मात्रा में मलबा आदि लेकर निकलती हैं। इसी दलदली क्षेत्र को, इसी दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र कहा जाता है।
तराई क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद नदियां आप लिख लें, उसके बाद नदियां मैदानों का निर्माण करती हैं, मैदानों का निर्माण करती हैं, मैदानों का निर्माण करती हैं। क्लियर है तक की चीजें? एक बार इसे नोट डाउन करो। और अब हम भावर क्षेत्र यूपी में कैसे है, तराई क्षेत्र यूपी में कैसे है, मैदान कहां पर है, पठार कहां पर है, अब हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ेंगे। ये मैंने आपको कांसेप्ट बताया, क्या मैदान होते हैं, क्या तराई क्षेत्र होता है, क्या भावर क्षेत्र होता है। क्लियर है? तो आप एक बार इसे नोट डाउन करो और आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया दिल्ली निकलना किसी काम की वजह से। तो आगे की चीजों को लेकर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप ऐसा हो सकता है कल आपकी क्लास ऑफ भी रहे। ठीक है? क्लियर है? चलिएगा, तो इसे नोट डाउन कर लेना, बाकी कल की क्लास में आगे की चीजों को लेकर बात करेंगे। ठीक है? नोट डाउन कर लो आप इसे एक बार।